नमस्कार भाइयों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहला सेट अपना बड़ा बेहतर ढंग से बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आज अपन उसी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के दूसरे सेट को लगा रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए जी। आज का पहला सवाल आपका ये, आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको सवाल की तह तक जाना है। दूसरी चीज, अपन यहाँ कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं, आप केवल यहाँ पेपर लगाना सीख रहे हैं। अरे हाँ, है ना। तो सही मायने में पेपर कैसे लगाते हो उस चीज को अपने को सही ढंग से सीखना। देखिए, 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11628 वोट प्राप्त हुए। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत ये मिलना है, तो आप पहले टोटल मत निकालें। अरे हाँ, है ना। तो मेरे भाई, टोटल मत यदि आप निकाल रहे होंगे तो 1136, 7636 और 11628। तो 6 6 12 12 8 20 जीरो हो जाएगा, और 3 3 6 2 8 और 2 10। अरे हाँ, है ना। एक हो जाएगा, 6 6 12 और 2 14, 4 हो जाएगा ये, और 7 और 2 9 और 1 10, जीरो हो जाएगा ये। 20,400 टोटल मत होंगे। अब जीतने वाले को कितने मिले? 11,628। और जीतने वाले को यदि 11,628 मिले हैं तो 11,628 किसका मेरे भाई? 20,400 का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो। और जैसे कि आपको पता है कि अपन कैलकुलेशन बहुत कम सवालों में करते हैं। आप मुझे बताओ, 4 के पहाड़े में 8 कब आ सकता है? यूनिट प्लेस पर 4 के पहाड़े में 8 कब आ सकता है? या तो 2 बार में आएगा, या तो मेरे भाई 7 बार में आएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है, बल्कि है क्या? 7। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 57%। और आपको ये चीजें धीरे धीरे आदत में लानी पड़ेगी। अरे हाँ, है ना। ये बात दिमाग में पुख्ता बिठा लो मेरे भाई, पेट से सीख कर कोई नहीं आया है। जो भी सीखा गया है यही सीखा गया है। आप भी सीख सकते हो, आप भी कर सकते हो। ठीक है, पागल टाइप वहां बैठ के आपको गंदे तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, उसी चीज को आपको यहाँ बड़े ध्यान से सीखने। देखिए, कनिका साल भर में 219 दिन स्कूल जाती है। यदि उसकी उपस्थिति जो है वो कितने परसेंट है? 75%। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन दिनों स्कूल खुला था। आप मुझे बताओ, वो कुल मिलाकर स्कूल कितने दिन गई? 219 दिन। और उसकी उपस्थिति कितने परसेंट पाई जा रही? 75%। जबकि स्कूल खुला होगा मेरे भाई पूरे पूरे 100%। इस बात को कैंसिल यदि करना है तो इसे आप काट दीजिए 25% से, तो ये 3 बार कटेगा, और इसे काट दीजिए 25% से तो ये 4 बार कटेगा। अब बात को समझो, पूरा गुना मार रहे हो आप, एक नंबर के बेवकूफ हो। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? ये जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 तो कैंसिल होना नहीं है। और 4 का मल्टीपल यदि होगा तो 295 आंसर नहीं हो सकता, 291 आंसर नहीं हो सकता। यदि 290 की बात करें तो 290 भी 4 से कैंसिल नहीं होगा। एक ही उत्तर था, 292 दिन। ऐसे सवाल को लगाया जाता है। अरे हाँ, है ना। सॉल्यूशन तो हर कोई करा जाता है, हर कोई कर जाएंगे, लेकिन आपको पेपर में टाइमिंग का इश्यूज आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। हाउ जी? संख्याओं का योग जो है वो 289 है। 289 संख्याओं का योग। आप मुझे यहां से बताओ सोच के कि इनका योग कितना होगा? 17 होगा। आपको बताना क्या संख्याओं के बीच अंतर, मतलब किसकी वैल्यू चाहिए? एक की वैल्यू। तो 17 से भाग लगा रहे होंगे मेरे भाई, तो 17 का स्क्वायर होगा 289, और 17 में 1 का गुणा कर रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए जी अगले सवाल पर। देखो, कल भी एक सेट में ये सवाल आया था, और मैंने आपको उसे 1 सेकंड में ऑप्शन से करना सिखाया था। मैं आज भी उसी बात की चर्चा करूंगा। देखिए, प्रिया और उसकी मां की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 31:38 है। और आप मुझे बताओ, पूरा सवाल पढ़ना ही नहीं है, बात को समझो। प्रिया और उसकी मां की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
मेरे भाई वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो जो अनुपात में वैल्यू दी गई है उसका मल्टीपल तो आंसर होगा। आप इस बात को सोचो एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि प्रिया की जो भी आयु होगी वो किसका मल्टीपल होगी, 31 का मल्टीपल होगी। पहले उसी बात को चेक कर लो। आप मुझे बताओ, 31 के पहाड़े में 75 नहीं आएगा, 31 के पहाड़े में 85 नहीं आएगा, 31 के पहाड़े में 84 नहीं आएगा, तो 31 के पहाड़े में क्या आना है, 93। तो सही मायने में उनकी आयु होगी 93 और 114। अरे हाँ ना, इसलिए बोला जा रहा है बार बार तरीकों पर गौर करना है। सवाल आसान हो सकता है लेकिन आप तरीके सीखे बस, कई सारे सवालों में ये लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए जी, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि मूल 6400 रुपए दर 6% है और समय जो है वो 2 वर्ष। आप मुझे बताओ, 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 6%। 2 साल का ब्याज कितना आएगा, 12%। किसका 12%, तो मेरे भाई 6400 का 12%। आपको यदि पूरा सॉल्व करना है तो आप इसे इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लें, 64 में 12 का गुणा कर दें। अरे हाँ ना, आप बोले सर जी पूरा गुणा नहीं करना तो कैसे करें, आप मुझे बताओ। यदि यहाँ 12 लिखा है और 12 के इसमें गुणा हुआ है तो संख्या 4 से भी कटेगी और संख्या 3 से भी कटेगी। केवल मैं इतना चेक कर लेता हूँ, पहले मैं 4 से चेक करूंगा। तो मेरे भाई 4 से यदि चेक करूंगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटने वाला और ये 4 से नहीं कटने वाला। उसके बाद अब मैं 3 से चेक कर लूंगा, 3 से चेक करूंगा तो 6 6 12 12 8 20, ये 3 से नहीं कट सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अरे हाँ है ना, आप कैलकुलेशन करने के उपाय सीखते हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन से बचने के उपाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। 55-56 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्ष बाद होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा, आप मुझे बताओ। 55-56 रुपया है और आपको ब्याज बताना है, जबकि 1 साल में ब्याज कितना आ रहा है, 10%। तो 6 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 60%। ये 60% यदि आप निकालोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर से बात को समझो मेरे भाई, पेपर में बैठ के कैलकुलेशन मार करके आप कोई तीर नहीं मार सकते, लेकिन तरीके सीख के तीर मार सकते हो। बात को समझो। आप मुझे बताओ, ये 10 कब कटता, जब ऊपर 5 और 2 होते, या 5 और 2 का कोई मल्टीपल होता तब कटता। लेकिन 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो ये 10 नहीं कटेगा, और 10 नहीं कटेगा तो मेरे भाई आंसर जो होगा वो डेसिमल में होगा। और मैं पेपर के सवाल उठाने लग रहा हूँ विद ऑप्शन, ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। अरे हाँ ना, और जब ऐसे सवाल पेपर में आते हैं इन ऑप्शनों के साथ तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अरे ठीक है, चलो जी अगले सवाल पर आओ। देखिए, 7 सही 1/2 किलोग्राम वजन के केक में 5/6 ग्राम के कितने केक होंगे। तो देखो जी, 7 दूनी 14 और 1 15, इसे लिख सकते हैं 15/2। टोटल भार इतना है और आपको जो एक केक बनाना है वो कितने का बनाना है, 5/6 के। तो यहां से जो निकल जाएंगे वो नंबर ऑफ केक निकल जाएंगे, ये नंबर ऑफ केक होंगे। तो मेरे भाई 2 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, और 5 से इसे काट दो पहले, ये वाले 3 को मैं रहने दे रहा हूं, इस 5 से इसे काट दे रहा हूं। तो 5 से काटेंगे तो कितने बार होगा, 3 बार। और ये नीचे वाला 3 है, ऊपर जाके गुणा में होगा, 3 3 9, ऐसे 9 केक बनाए जा सकते हैं। आप एक बार देख लें जरा इसे। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। सही उत्तर यदि कर रहा है तो मेरे भाई उसे 4 अंक मिल रहा है, मान गया मैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर उसे 1 अंक मिलते हैं। यदि गलत उत्तर कर रहा है तो उसे 1 अंक मिल रहा है। यदि वो गलत उत्तर कर रहा है तो उसे 1 अंक कट रहा है, और सही कर रहा है तो उसे कितने अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहा है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों को हल करता है तो उसे 125 अंक प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। देखो थोड़ा सा लेंदी सवाल, मैं आपको एक बार डिटेल में सिखा दे रहा हूँ, आप घर में बैठ के उसका कैलकुलेशन कर लेना। सही में पेपर में बैठ के सवाल कैसे करना था वो भी मैं आपको सिखा जाऊंगा, बात को समझना। मान लो उनने सही सवाल जो किया है वो एक्स किया है, तो गलत कितने किया होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 75 - x सवाल उसने गलत किया होगा।
सही x से यदि किया है तो गलत उसने किया होगा 75 माइनस एक्स, मान गए। सही सवाल पर उसे 4 अंक मिले तो 4x नंबर यहां से मिले। गलत सवाल पर एक नंबर उसे कट जा रहा है तो एक नंबर यदि उसका कट जा रहा है तो 75 माइनस एक्स नंबर उसके कट जाएंगे, बराबर। और कुल मिलाकर उसे जो नंबर मिले हैं मेरे भाई वो 125 मिले हैं। आप इसे सॉल्व कर लें, आपका x की वैल्यू आ जाएगी, तो x जो है उससे आप निकाल पाओगे कि उनने सही प्रश्न कितने किए। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों ना आप इस सवाल को ऑप्शन से कर लें। कैसे, आप मुझे बताओ। यदि उनने 35 सवाल सही किया है तो 35 का 4 गुना करो, एक सही सवाल पर 4 अंक मिल रहे हैं, तो 35 सही सवाल किया तो उसे 140 अंक मिल जाएंगे। अरे हाँ, है ना। और 75 में से 35 सवाल उनने सही कर दिया तो गलत कितने किया होगा, 30। 30 सवाल गलत किया तो 30 नंबर उसके कट जाना है। तो फिर कुल मिलाकर उसके नंबर कितने रह गए, 110, जबकि नंबर रह कितने गए, 125। तो मैं ये कहूंगा 35 आंसर नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कि 42 सही किए, तो 42 यदि सही किए तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 नंबर उसे मिल जाने थे। अब 168 नंबर उसे मिल गए। उसके बाद उनने कुछ सवाल गलत भी किया होगा। गलत कितने सवाल किए, 23। 23 सवाल जब उसने गलत किया तो मेरे भाई 5 4 1 कुल मिलाकर काट पीट के उसके जो नंबर आने थे वो कितने आने थे, 145 नंबर आने थे, जबकि उसके नंबर कितने आ रहे हैं, 125। तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। मैं तीसरा ऑप्शन चेक करूंगा 40, तो 40 हर सवाल यदि सही किया है उनने तो 40 के हिसाब से कुल मिलाकर उसके नंबर कितने हो गए, 160। 160 नंबर उसके टोटल आ गए। अब 40 प्रश्न उसने सही किया है और 75 प्रश्न टोटल थे, तो गलत कितने किया मेरे भाई, 35। 35 नंबर उसके कट जाएंगे तो बचे कितने नंबर उसके, 125 नंबर। और सही मायने में नंबर कितने बचे, 125। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। जब भी ऐसे सवाल आए तो एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई कि आपको जो चेक करना है पहले ऐसे ऑप्शन चेक करना है जिसके लास्ट में जीरो हो। ये एक तरीका होता है। अरे हाँ ना, जिसके लास्ट में जीरो हो वो वाले ऑप्शन चेक करें, देन ये वाले ऑप्शन चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। सोना पानी की तुलना में 17 गुना भारी है, ठीक, और तांबा की तुलना में जो है वो 11 गुना भारी है। इन धातु को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण पानी से 13 गुना भारी हो जाए। देखो, ये गोल्ड साइड वाला है और ये है तांबा, कॉपर, ऐसे लिखो मेरे भाई। आप इसमें एलिगेशन जो मेथड होती है उसका यूज करें। अरे हाँ ना, मिक्सचर का सवाल है, आप इसे एलिगेशन लगाएं, कैसे लगेगा देखो। गोल्ड 17 गुना भारी और मैं ये बोल रहा हूँ कि तांबा जो है वो 11 गुना भारी, और कुल मिलाकर ओवरऑल इन दोनों का मिश्रण यदि करें तो ये कितने गुना भारी हो जा रहा है, 13 गुना भारी हो जा रहा है। 17 में से 13 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 13 में से 11 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और इनका जब अनुपात निकालोगे तो 1:2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी फ्लैट की कीमत सालाना 15% की वृद्धि होती है और फ्लैट की वर्तमान कीमत जो है वो 6 लाख रुपए, तो आपको ये बताना है कि 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी। बात को समझो, 6 लाख रुपये इसकी कीमत, हर साल 15% बढ़ रही, तो 100 वाली चीज 115 हो जाएगी, और यहाँ भी मेरे भाई 100 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 115। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो और 2 और 2 4 जीरो यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, मानते हो। अब आपको 115 गुना 115 गुना करना है 60, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। आंसर क्या होगा, 60 गुना 115 गुना 115। आप मुझे बताओ, पेपर में आपको इतनी फुर्सत है कि आप इसका गुणा करते रहे, नहीं, तो आपको ढूंढना होगा जुगाड़ कि पेपर में सवाल कैसे लगाया जाए। तो बात को समझना कैसे लगाता मैं ये बोलता है कि लास्ट में 1 जीरो मेरे पास है, ठीक है। यहां मेरे पास एक भी दो नहीं है, 5 तो है, लेकिन यहां भी मेरे पास एक भी दो नहीं है, 5 है लेकिन 2 नहीं है। आप मुझे बताओ यहां 2 कितने बार है, एक बार, तो ये जो एक बार 2 है ये वाले 5 से गुना होके 1 जीरो और तैयार कर लेगा। तो पहली बात ही मैं ये सोचूंगा कि जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे।
मेरे भाई मेरे सामने एक ही ऑप्शन ऐसा लिखा था जिसके लास्ट में 2 जीरो, ऐसे सोचता मैं। अरे है ना, और आसान सी बात है मेरे भाई, पेपर में भी सोची जा सकती है। जो भी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, हर वीडियो में 2-3 सवाल नंबर ऑफ जीरो से मैं ऐसे खत्म कर रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं लगाया जा सकता बताओ। और पेपर वाला इतना समझदार नहीं है कि वो आपको सवाल ना लगाने दे। यूनिट डिजिट कॉमन सी चीज हो गई, डिजिटल सम भी थोड़ा सा कॉमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई। साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में एक धनराशि 3/5 गुना हो जाती है, तो उसी दर पर 3 वर्ष के बाद 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहली अप्रोच ये कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, 500 रुपया पर 3/5 हो जा रही, मतलब ब्याज कितना आ रहा है, 300 रुपये। लेकिन ये कितने साल में आ रहा है, 6 साल में। तो 6 से आप कैंसिल करेंगे तो आप 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, और 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 50। तो 500 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज आ रहा है वो 50 आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रही है वो कितनी चल रही है, 10%। इसके अलावा भी कई सारे बेबले तरीके आपके पास होंगे, आप उससे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना। ठीक है, अब मुझे चाहिए 12,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए जी, मैं ऐसे सोचूंगा, 12,000 रुपये पहले साल जो ब्याज आया वो 1,200 रुपये आ गया। ठीक है जी, अब मैं दूसरे साल ब्याज लूंगा, तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि ब्याज पर त्याज भी लिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 1,200 रुपये का 10% ब्याज लूंगा तो 1,200 आएगा, और 1,200 का 10% ब्याज लूंगा तो मेरे भाई 120 आएगा। ऐसे सोचूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे साल की यदि चर्चा करूंगा मैं, तो 12,000 का 10% ब्याज पहले लूंगा, 1,200 का 10% ब्याज फिर ब्याज का त्याज लूंगा, और ये ब्याज का त्याज मुझे पहले साल का भी लेना होगा, ये वाला। और मैं 120 का भी 10% लूंगा, और 120 का 10% कितना आएगा मेरे भाई, 12। अरे हाँ है ना। अब मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो 12, 24 और 3600 हो गया। 3600 में 120 का 3 बार गुणा करूंगा तो 360 होगा, 36 और 3 होगा 3960, और 3960 में 12 जोड़ूंगा तो 3972 मेरे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे तरीके जिससे मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकता हूं। आपको मैं एक और तरीका सिखाता हूं, आप उस बात को देख लो जरा। मैं ऐसे करता सर जी कि 12,000 रुपये का मुझे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले मैं इसका 10% निकालता, वो होता 1,200। फिर मैं 1,200 का 10% निकालता तो वो होता 120, और फिर मैं 120 का 10% निकालता तो वो होता 12। और चूंकि कोई भी 3 साल का सवाल हो और यदि उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप ये डेटा याद रखें, 3-3-1। क्या याद रखना है, 3-3-1। इसमें मैं 3 से गुणा कर देता, इसमें भी मैं 3 से गुणा कर देता, और इसमें भी मैं 1 से गुणा कर देता, तो मेरा आंसर आ जाता 3,972। दोनों ही तरीके बेहतर है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। इसके अलावा भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 10 ठो तरीके आप उससे सीख जाए। देखिए जी, कुछ वर्षों में कोई धनराशि प्रतिवर्ष लगभग 7.69 के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो मेरे भाई राशि यदि 100 रही होगी तो 100 से राशि कितनी हो गई, 300। आप मुझे बताओ आपको ब्याज कितना लाना है, तो आपको ब्याज लाना है सर जी 200। 200 ब्याज कमाना है। आप एक बार में कितना ब्याज कमा रहे हैं, 7.69%। अरे हाँ है ना। तो आप ऐसे सोचो कि 7.69% का कितने गुना करें कि 100 हो जाए, कितने गुना करें कि 100 हो जाए, ऐसा सोच लो बस। तो आप बोलेंगे कि इसका लगभग 13 गुना करना पड़ेगा। अरे 13 7 91 होगा, और दशमलव के बाद वाले का 13 से गुणा होगा तो लगभग ये 100 हो जाएगा। तो कितने गुना करना पड़ेगा, 13 गुना। कहने का अर्थ ये मेरे भाई कि 13 साल में 100 ब्याज कमाओगे। 13 साल में कितना ब्याज कमाओगे, 100। और आपको यदि 200 ब्याज कमाना तो पूरे पूरे कितने साल लग जाएंगे, 26 सवाल, जो इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, 26 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखिए जी,
एक कंपनी जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्रमशः ए और बी उपकरण खरीदती है और ए बी का कुल उत्पादन लागत का 30% और 50%। बात को समझना। मान लो उत्पादन लागत जो है वो पूरा पूरा 100% है, ऐसा मान लिया मैं। तो ए की जो लागत कीमत है वो है 30%, बी की जो लागत कीमत है वो है 50%। तो ये बचा बाकी, रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा 20। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, अच्छा वर्तमान में इसे 20% का लाभ हो रहा है। तो वर्तमान में एक बात और ध्यान रख लो कि वर्तमान में इसे 20% का लाभ हो रहा, तो इसका एसपी जो होगा ऐसा मान लो वो 120 हो, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव के कारण जर्मन मार्क की जो कीमत है वो 30% बढ़ जाती, ये 30% बढ़ जाती। तो ए 30% बढ़ गया तो ये हो गया 39। मेरे भाई 30 का 30% 9 होगा और 30 से बढ़ के ये 39 हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल है, समझते रहो आप बस। यूएस डॉलर की कीमत 22% बढ़ जाती, तो 50 का 22% निकालना आपको। तो 50 का 22% आपको नहीं समझता तो आप ऐसे निकाल लो, 50/22/100। 50 से काटेंगे कितने बार? 2 बार, और 2 से काटेंगे तो 11 बार। तो 50 का 22% 11 होगा, तो ये 11 बढ़ गया। 11 बढ़ गया तो मेरे भाई ये 61 हो गया। ठीक है। बाजार के स्थितियों के कारण विक्रय मूल्य जो है वो 10% से अधिक नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, ये बढ़ बुढ़ा के कितने हो गए दोनों? 80, अरे सॉरी, कितने हो गए? 100। और जो अन्य वाला 20 था उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो बढ़ बुढ़ा के रहेगी, हो कितने गए? 120। तो इसकी लागत कीमत 120 हो गई आपके लिए। आप इस बात को एक बार सोच लो जरा। ए बढ़ा 30% तो ए 30 से 39 हो गया, बी बढ़ा 22% तो 50 से बी हो गया 61, और तीसरे वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, तो तीसरे वाला 20 था तो सेम ये 20 ही रहेगा, तो ये इसका सीपी हो गया 120। मान गए? अगली बात, जो एसपी है वो केवल 10% बढ़ सकता है, बोले तो 120 का 10% बढ़ाएंगे तो ये 132 होगा, ये इसका एसपी होगा। तो आपको बताना क्या है? अधिकतम संभावित वर्तमान लाभ। आप मुझे बताओ यहाँ लाभ कितने का हो रहा है? 12 का। किस पर होगा? सीपी पर, 120 पर, परसेंटेज का 100%। 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा। आप कहेंगे कि इसे नेट 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले इसका प्रॉफिट 20% था, लेकिन हाल ही में ये सब स्थिति होने के बाद इसका जो प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। आप इसे रोक कर करके देखें, उसके बाद भी आपको नहीं हो रहा है तो एक बार और समझे फिर करके देखें। ठीक है मेरे भाई, 2 बार करने पर ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं बनेगा, 100% सवाल बनेगा, इस बात को देख लो। दो लड़की एक टावर के दोनों ओर खड़ी है। मैं इस बात को बना ले रहा हूँ, आप इस बात से कतई परेशान नहीं होना। ये रहा आपका टावर, एक बालिका यहाँ खड़ी और एक बालिका जो है वो यहाँ खड़ी। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ होगी और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ होगी। ठीक है सी। और टावर के शीर्ष से अवनमन कोण बना रही है 30 डिग्री और 45 डिग्री का। तो मेरे भाई ऐसा मान लो ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, और ऐसा मान लो कि ये जो कोण बना ले अगली, ये 45 डिग्री का। ठीक है, अब इस बात को ये समझ जाओ कि यदि 45 डिग्री का कोण बनता है तो इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर ये दोनों सेम रहते हैं। कहने का अर्थ है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है जब ये 30 डिग्री का कोण बनता है। जब हम कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक पढ़ते हैं तब ये बात सीखते हैं। तो अब आपको दी क्या गई है? टावर की लंबाई। टावर की लंबाई 18 दी गई, तो आपको ये तुरंत चट से समझ जाना था कि ये भी 18 होगी। मान गए ये बात? ये 18 है तो ये भी 18 होगी। अब 30 डिग्री का केस समझना। 30 डिग्री के केस में मेरे भाई ये वाली साइड यदि 1 है तो ये वाली साइड करनी 3 होगी। ये दिमाग में पुख्ता बिठा लो।
और जब हाइट एंड डिस्टेंस अपन पढ़ते हैं तो 3 रेशो से हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो वही चर्चा अपन कर रहे हैं कि ये वाली साइड 1 है 30 डिग्री के केस में, ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड करनी 3 होगी। तो ये 18 है तो ये मेरे भाई कितनी होगी, 18 करनी 3 होगी। अरे मानते हो नहीं, इन दोनों को जोड़ देना, तो 18 प्लस 18 करनी 3, 18 तो ये होगा 1 प्लस करनी 3, तो 18 और 1 प्लस करनी 3 की वैल्यू दी गई है 1.7, 1.7 में जोड़ेंगे तो ये होगा 2.7। आंसर जो होगा वो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होगा और 36 से बड़ा होगा और दशमलव में होगा, तो मेरे भाई 48.6। इस सवाल का उत्तर लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार इसे देख लें ज़रा। चलिए जी अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल, एक आदमी 10 दिनों में काम पूरा करता है और 20 दिनों में महिलाएं काम पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 60% दक्षता वाले पुरुष और 50% दक्षता वाली महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है? बात को समझने की कोशिश कीजिए। आदमी 10 दिन ले रहा है, काम खत्म हो जा रहा है। महिला 20 दिन ले रही, काम खत्म हो जा रही। आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों का यदि आप एलसीएम लोगे तो मेरे भाई एलसीएम कितना आएगा? 20। ये टोटल काम कहलाता है एलसीएम। 10 से भाग लगा रहे होंगे तो 2 बार और 20 से भाग लगा रहे होंगे तो 1 बार। अब भाग लगाने के दौरान आपने काम में दिन का भाग लगाया और काम में यदि दिन का भाग लगाया तो ये जो आई इसे बोलते हैं आप क्षमता। कौन सी क्षमता? तो ये होती है कार्य क्षमता। ठीक है भाई, अब आपको पुरुष की दक्षता कर देनी है 60%। पुरुष की दक्षता 60% कर देनी, तो 2 का आप 60% निकाल, तो ये हो जाएगी 1.2। ठीक है, और महिला की दक्षता कर देनी आधी, तो 1 का आधा करेंगे तो मेरे भाई 1 का आधा करेंगे तो महिला की जो क्षमता होगी वो होगी 0.5। ये मेल होंगे और ये फीमेल की क्षमता होगी, क्योंकि इनकी क्षमता को क्रमशः 60% और 50% कर देना। तो फाइनली इनकी जो क्षमता होगी वो 1.7 होगी। ठीक है जी, टोटल काम है आपका 20, और अब इस क्षमता से यदि कराया जाए तो ये होगा 200/17। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप एक बार जल्दी से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है और 20, 24, 30 से विभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे इस सवाल करने के लिए कहीं भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले मुझे तो ये पता करना था कि संख्या पूर्ण वर्ग है। उसके लिए ज़रूरी कि आपके पास दिमाग होना चाहिए। अरे हाँ ना, बेबले जगह बेबले टीचर से पढ़ रखे हो तो उतना दिमाग आप डेवलप नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात ये है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग 2 ही बची, एक 3600 और एक बची 400। अब आप मुझे बताओ, ये संख्या हर हाल में 20 से, 24 से और 30 से विभाज्य है, तो मेरे भाई 400 कभी भी आपसे 30 से नहीं कटने वाली। यदि कोई संख्या 30 से कट रही तो वो 3 से कटेगी, और इनके आंकड़ों का जोड़ 3 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास 3600, जो कि मेरे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर था। विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी मैं इस सवाल को कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक आदमी ट्रेन से 11 घंटे में 1331 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति आपको बताना है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 1331 और समय है 11। आप मुझे बताओ, ये 11 का क्यूब है तो बचेगा तो क्या बचेगा? 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। 121 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। वापस से अगला सवाल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। देखिए, एक एरोप्लेन है 5 घंटे में 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि यह दूरी 3 घंटे में तय कर जाए, पहले 390 कर रहा है 5 घंटे में, तो आप मुझे बताओ
390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे में वो इतनी ही तो दूरी चलेगा। अरे बोलो हाँ है ना। और इसी दूरी को मेरे भाई अब 3 घंटे में तय कराना है, तो यहां से ये चाल निकल के ऐसा की। तो 3 घंटे में जब इसे तय कराना है तो 3 से इसे काट दो, 3 से काटेंगे तो 130 बार, और 13 पंचे 65, 650 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। देख लीजिए आप एक बार जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, पेपर में आया हुआ हर सवाल आपका आसान हो सकता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। एक तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, एक आप काट नहीं पा रहे हो, एफर्ट नहीं लगा रहे हो। पहाड़े भाई ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका तुम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। अरे हाँ ना, छोटी छोटी चीज़ों में 2 से काटने लग रहे हो, 3 से काटने लग रहे हो, एक सवाल को करते समय 10 बार अटकने लग रहे हो, ऐसे में कैलकुलेशन नहीं होगा। आपको आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और चीज़ें अच्छे तरीके से सोचनी होगी। सोचना बहुत मैटर करेगा। देखो, दो ट्रेन है एक ही दिशा में जा रही है, पहला पॉइंट ये आपको पिन करना है। एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। ट्रेन यदि एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी चालें आपस में घट जाती है, यह आपने पढ़ा होगा। और ट्रेन यदि विपरीत दिशा में जा रही है तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती है। ये रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घटेगी, और विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें जुड़ेगी। आप मुझे बताओ, ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो पहली फुर्सत में चाल को घटा लो। चाल को यदि घटाएंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल होगी। चूंकि ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं और आगे सवाल में मिनट भी दे रखा है, इधर मीटर दे रखा है, तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में यदि कन्वर्ट करना है तो आपको किससे गुणा करना होता है? 5/18 से। 18 से यदि कैंसिल करेंगे तो 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी चाल होगी। देखिए, अगर वे 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाती है, पहली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताना। देखो, ट्रेन यदि एक दूसरे को पार कर रही है तो मान लो ये सेम डायरेक्शन में जाने वाली, तो ये x है तो ये 300 होगी। और दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, इसका अर्थ ये है कि ट्रेन दोनों की लेंथ चलेगी। देखो, ये ट्रेन आई, ये ट्रेन है मान लो, ये पीछे से आ रही, तो इसको कब पार करेगी? जब ये ऐसी हो जाएगी। मानते हो? और जब ये इस तरीके से होना है तो आपको पता है दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाना, तो x प्लस 300 ये हो गई दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल हो गई 10, और समय 3 मिनट दिया है तो इसे मेरे भाई आप सेकंड में बदल लो। इसके बाद जब इसे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये x प्लस 300 होगा, 6×3=18, ये कुल मिलाकर 1800 हो जाएगा। और 300 जाके उधर घट जाएगा, तो 1800 में से 300 कम करेंगे तो आंसर होगा 1500। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक समतल में 3 आरेख OA OB OC है जो कि O पर मिलते हैं। कोण AOB BOC और COA क्रमशः 2x 5x और 8x है। तब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर, x की वैल्यू आपको बतानी कि x की वैल्यू फाइनली होगी कितनी। देखिए मेरे भाई, मान लो ये कोई पॉइंट O है। पहले आप चित्र देखिए, उसके बाद इस बात को समझते हैं। ये बिंदु रहा A, इसी से ये बिंदु रहा B, और इसी से ये बिंदु रहा C। ये कहना चाह, उसके बाद इनने बोला कि O, क्या बोला है? AOB की वैल्यू जो है वो 2x है। ये 2x है। लीजिए BOC तो इसको हटा दो, ये बना BOC की वैल्यू कितनी? 5x। और ये बना मेरे भाई COA की वैल्यू कितनी हो गई? 8x। ये आपका चित्र हुआ, आप इसे देख लें एक बार। ठीक है, अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई इस बात को आप यदि नोटिस कर रहे होंगे तो ये तो एक सर्कल बन गया। अरे बोलो हाँ है ना। और जब ये एक सर्कल बन गया तो मेरे भाई पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 8 5 13 और 2 15, 15x की जो वैल्यू होगी वो 360 होगी।
तो x की वैल्यू होगी मेरे भाई 15 दूनी 30 और बचा 6, 15 चौके 60। x की जो वैल्यू होगी वो 24 होगी। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। x की ही वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है अगला आपका। 486 का स्क्वायर डिवाइडेड 27 का स्क्वायर इंटू 15 भागित 15 लिखा है। मैं पहले ये वाले कोष्टक को सॉल्व कर लेता हूँ। ये कोष्टक को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखो, ये 486 का स्क्वायर लिखा है और अपॉन में लिखा है 27 का स्क्वायर। बात को समझने की कोशिश करना। मैं इसे 486 बटे 27 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे हाँ, है ना। जब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ तो बात को समझना, ये कैंसिल भी कैसे करेंगे। 27 एक कम 27 करेंगे। और अब आप मुझे बताओ, सारे इंटीजर पार्ट है, ऑप्शन में भी इंटीजर आने लग रहे हैं, तो डेसिमल की कोई कहानी नहीं है। तो 7 के पहाड़े में 6 कब आता है? 7 अठी 56, कितने बार आएगा? 8 बार। तो फाइनली ये किसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई? 18 का स्क्वायर। तो इस वाले कोष्टक की जगह में आप 18 का स्क्वायर रख सकते हो। 18 का स्क्वायर इंटू कितना करना है? 15। तो इसमें 15 का गुणा करना है और बटे में कर देना है 12। ऐसे बटे में कर दो 12। ठीक है, अब मैं 18 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, 18 गुना लिख सकता हूँ 18। 6 तिया 18 होगा, 6 दूनी 12 होगा, और 2 एक कम 2 होगा, और 2 ही 9 के 18 होगा। ठीक है, अब देखो 15 तिया होगा 45, और 45 में गुना करना है 9 का। 45 में 9 का गुना करना मतलब 450 में 45 कम उत्तर होगा, और 450 में यदि 45 कम किए तो मेरे भाई आंसर होगा 405। देख लीजिए आप एक बार जल्दी से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 36 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे यदि काम करते हैं तो 12 दिन में 3 इकाई काम करते हैं। देखिए 36 आदमी, मैं तरीका लगा रहा हूँ MDH वाला, MDHW, ये तरीका लगा रहा हूँ। 36 आदमी काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 12 दिन तक काम कर रहे हैं, तो काम कितना हो रहा है? 3 इकाई। 16 दिन में काम कराना है, दिन ऊपर रहेंगे। MDH में देखो मैन, डे, आवर, तो दिन ऊपर रहेंगे, आदमी भी ऊपर रहेंगे, घंटे भी ऊपर रहेंगे, नीचे रहेगा काम। कितने इकाई काम कराना है? 5 इकाई, तो काम नीचे रहेगा। और कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ये नहीं पता। और डेली कितने घंटे काम करेंगे? 6 घंटे। अब मैं इसे बड़े प्यार मोहब्बत से कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे भाई 3 से यदि मैं इसे कैंसिल करूँगा तो 3 से ये कैंसिल होगा, 12 तिया 36। ठीक है जी। 6 से कैंसिल करूँगा तो 6 दूनी 12 होगा, और 2 और 8 16, ये 16 कैंसिल हो जाएगा। 12 में 5 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, एक्स की वैल्यू 60 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए एक बार जल्दी से। अगले सवाल पर आइए। देखो, 3 चित्रकारों को 12 दिनों के लिए एक काम के लिए 6 घंटे प्रतिदिन खर्च करने पड़ते हैं। 3 चित्रकार 12 दिन तक काम कर रहे हैं और डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं, तब काम खत्म हो रहा है। यदि 3 दिनों के बाद एक चित्रकार निकल जाता है, 3 दिन तक इन्होंने बड़े इज्जत से काम किया और एक भाग गया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये आपको बताना है। बात को समझ। देखिए जी, टोटल काम है 3 चित्रकार 12 दिन तक कर रहे हैं और 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये आपका टोटल काम हो गया। ये आपका हो गया टोटल काम। उसके बाद मैं बोलूँ कि 3 दिन में कितना काम होगा जब तक ये तीनों लोग थे, तो आप ये बोलेंगे 3 चित्रकार ने 3 दिन तक काम किया और डेली 8 घंटे काम किया। सॉरी 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 सॉरी, ये 8 की जगह में आप 6 घंटे कर लो, डेली 6 घंटे काम। इतना काम 3 दिन में हुआ। तो इतना काम यदि इसमें से निकालना है तो बचा हुआ काम यहाँ से निकल जाए। बचा हुआ काम देखो, ये 3 3 कॉमन है और ये 6 6 कॉमन है, तो 6 गुना 3 को कॉमन रख लो, इंटू 12 में से 3 कम कर दो तो ये 9। ये काम आपका बचा। अब मेरे भाई इसी काम को कराना है, इस काम को कराना है
और किससे कराना है, तो आपके पास चित्रकार बचे कितने, दो, दो चित्रकार से कराना है। और डेली कितने काम करेंगे, डेली 6 घंटे काम करेंगे, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27, 27/2 दिन लगेंगे। और 27/2 दिन लगेंगे, इसका अर्थ है ये 13.5 दिन इनको लगना है। देख लीजिए आप एक बार। आपको मेरे भाई अच्छे से अच्छे तरीके सिखाने की कोशिश की जा रही है कि सही मायने में सवाल जब पेपर में आपके सामने आ रहा है तो आप जल्दी से उसे कैसे कर पाए। देखिए, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो बताइए A+B मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसा ये सवाल लिखा है, ए 8 दिन में, बी 10 दिन में और दोनों मिलकर पूछे। ए 8 दिन में, बी 10 दिन में और दोनों मिलकर पूछे, जैसा ये सवाल लिखा है ऐसा जीवन में कभी भी सवाल आए तो आप मेरे भाई 8×10/18 कर दो, 8+10 कर दो। इतने दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। 8 में 10 का गुणा किए तो 80 हो गया, बटे कर दिया 18। मेरे भाई 2 से काट दो, 40/9 दिन। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है 40/9 दिन में काम खत्म हो जाए। समझ आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो दोनों का गुणा कर दो, बटे दोनों का कर दो जोड़, बड़ी आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए जी, 2074 ये एक्स लिखा है, 4 बाय और ये लिखा 2, और ये 88 से पूरी तरीके से विभाजित। तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। पहले सेट में भी ऐसा सेम सवाल था, सेम नहीं, डेटा अलग थे लेकिन इसी टाइप का सवाल था, आप ये कह सकते। तो ऐसा टाइप आने लगता है। तो आप मुझे बताओ, 88 से यदि कोई संख्या कट रही है तो वो 11 से भी कैंसिल होगी और 8 से भी कैंसिल होगी। अब आप मुझे बताइए कि 4/2 यदि ये 8 से कैंसिल हो रही है तो बाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं। तो पहले आप जीरो सोचो, 8×40 नहीं कटेगा। आप जीरो के बाद सोचिए 1, 8×40 फिर 12 नहीं कटेगा। 2 सोचिए, 8×40 22 नहीं कटेगा। 3 सोचेंगे मेरे भाई तो ये एकदम करेक्ट होगा, 8×40 बचेगा कितना, 3 हो जाएगा कितना, 32। तो 8×4 32। तो यहाँ से आपने बाई की वैल्यू निकाल ली और बाई की वैल्यू कितनी आई, 3। अब मुझे एक्स पता करना है। तो एक्स से यदि पता करना तो मुझे ये पता है कि ये संख्या पूरी 11 से भी विभाज्य है, और 11 से यदि विभाज्य है तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़ जो है, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ और छोड़ी वाली का जोड़, दोनों जोड़ों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले सेट में भी ये बात आपको सिखा रखें। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 में 0 जोड़े तो 10 ही होगा। ठीक, 10 में 0 जोड़े तो ये 10 होगा। अब इनका डिफरेंस लेना है। 7 और 2 9, 9 में एक्स जोड़े तो 9 + एक्स, और बाई की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो जाएगा 12 + एक्स। आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो इधर तो 0 आ गया, इधर आ गया 2 + एक्स। तो x की वैल्यू आप माइनस में नहीं रख सकते, चूंकि x यहाँ है और ये एक डिजिट है, ये माइनस में नहीं होगा। तो x प्लस में यदि होगा तो मेरे भाई x की वैल्यू लेनी होगी 9। बाय 3 है और x क्या है, 9। तो आपको 4x + 3y बताना है। तो 9×4 होगा 36, और 3y बताना तो 3×3 होगा 9, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा 45। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, वर्क स्पेस के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ हो। आप सबसे पहले ये काउंट कर लें कि वर्क स्पेस में कितने स्वर है। एक ओ है, एक ए है और एक ए। स्वर कितने, 3। टोटल अक्षर कितने, टोटल अक्षर 4 और 4 8, 8 अक्षर है जिसमें से 3 स्वर है तो 5 दूसरे अक्षर होंगे। अरे बोलो हाँ है ना। 3 4 5 4 9, सॉरी 9 अक्षर है, टोटल 9 अक्षर है तो 6 अक्षर दूसरे होंगे। अब ऐसा करो कि इन 6 अक्षर के लिए एक बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, और स्वर एक साथ यदि होंगे तो स्वर एक साथ होने के लिए एक बॉक्स बना लो। एक बार आप पूरे का फैक्टोरियल ले लो, 6 और 1 7 फैक्टोरियल। गुना में आप स्वरों बस का फैक्टोरियल ले लो, क्योंकि भाई ये भी तो इधर किधर होंगे ना,
तो 100 का फैक्टोरियल लेंगे तो क्या होगा, ये 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इंटू करना होगा आपको 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू करना होगा 3 फैक्टोरियल। अब देखते हैं क्या होगा। देखो मेरे भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये संख्या 3 से नहीं कटने लग रही, और कहीं ना कहीं इनका गुणा तो 3 से कटेगा ही कटेगा, और ये संख्या 3 से नहीं कटने, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आप बोलेंगे ये आंसर हो सकता है, ये आंसर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? क्योंकि आप यहाँ भी देखेंगे तो ये भी 3 से कटने नहीं लग रहा है। ठीक है, अब ये भी 3 से कट रहा था और ये भी 3 से कट रहा था। मैं एक बार 7 से ट्राई करूंगा, क्योंकि बताओ 7 फैक्टोरियल में निश्चित ही 7 होगा या नहीं होगा, स्वाभाविक तौर पर होगा। तो मैं 7 से ट्राई करूंगा, तो 7 छेंगा 42, एक बचा 12 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। अब आप थोड़े से अक्लमंद हो तो गुणा करते रहो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 6 फलकों के 4 पासे फेंके जाते हैं, ऐसे कितने संभावित परिणामों की संख्या होगी जिनमें कम से कम एक पासा अंक 2 को दर्शाता है? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कितने पासे फेंके जा रहे हैं, 4, तो 6 की पावर 4 टोटल परिणाम होंगे, तो टोटल परिणाम होंगे 1296। तो आप यहाँ से पहली फुर्सत में इस बात को तो कैंसिल कर दें कि 1296 आंसर नहीं हो सकता, ये टोटल आउटकम्स है, और आपको टोटल आउटकम्स नहीं बताने थे। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि कम से कम 2 आए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, पासे से पासे में 1 2 3 4 5 6 होता, इस 2 को ही हटा दो, इस 2 को आप हटा दीजिए। जब इस 2 को आप हटा दीजिए तो आप ये बोलेंगे कि अब 2 है ही नहीं, 2 कहाँ से आएगा? तो मेरे भाई, अब आपको ये देखना होगा कि 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो अब आपको ये चेक करना है कि ये जो बचे हैं ये 2 ना होने की होंगे, कि बचे हुए 5 पे 2 कहीं नहीं है, तो 2 नहीं आने के चांस कितने होंगे? तो आप बोलेंगे कि टोटल कितने डिजिट है, कितने डिजिट है, 5, और कुल मिलाकर 4 बार इन्हें फेंका जाएगा, तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होगी मेरे भाई 625। 625 ऐसे आउटकम होंगे जहां 2 नहीं आएंगे, 625 ऐसे आउटकम होंगे जहां 2 नहीं आएंगे। आपको निकालना है 2 आने की कहानी, तो इसको में से आप 625 को घटा दो टोटल में से। 6 में से 5 गया 1 होगा, 9 में से 2 गया 7 होगा, और 12 में से 6 गया 6। 2 आने का जो पॉसिबल चांस होगा वो 671 होगा। देखो जी अगला सवाल, देखो सही मायने में ये सीरीज का सवाल है, ये रीजनिंग का हिस्सा है। अरे हाँ, है ना? और ये आज के सेट का आपका अंतिम सवाल है। अब मैथ में आ गया है तो कर लो। आपको बताना ये होता है कि अगला नंबर क्या होगा, किसी एक विशेष पैटर्न पर ये नंबर फिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसे यदि देख पा रहा हूँ तो ये लगभग मुझे 3 गुना नज़र आ रहा है, लेकिन 3 गुना में एक कम करेंगे तो 12 तिया 36, एक कम किए तो 35 हुआ। 35 का 3 गुना करेंगे तो 35 तिया 105 होगा, और एक जोड़ना पड़ेगा 106 होगा, इस बात को ध्यान रखना। पहले घटाए थे अब जोड़े थे। इसको 3 गुना करेंगे और एक कम करेंगे, भाई 106 का 3 गुना 318, एक कम करे 317। इसमें क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा। यहाँ आपको घटाना है 3 गुना करके, तो 952 का आप 3 गुना कीजिए और उसमें से एक घटाइए, क्योंकि देखो ये वाली टर्म जोड़ने वाली, ये वाली टर्म होगी घटाने वाली। तो 3 दूनी 6 और एक कम करेंगे तो 5, 28 55 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ये है आपके दूसरे सेट के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अच्छे ढंग से आपको इसको देखना है और उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है जो कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी माध्यम से वो सुविधा के अभाव में है। ठीक है मेरे भाई, आगे भी आपके इसी तरीके से सेट्स आते रहेंगे। टोटल 45 सेट हैं आपके, टोटल 45 सेट आपको अच्छे से लगाना है। पुराने पेपरों में आए हुए लगभग सारे सवाल आपके कवर अप हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके बीच बीच में कंप्लीट टॉपिक आएंगे, वो टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमारी प्लेलिस्ट में अभी स्टैटिक का टॉपिक पढ़ा है, ऐसा ही पढ़ा हुआ है, ऐसे धीरे धीरे सारे टॉपिक आएंगे जिसके पेपर में सवाल ज़्यादा आने लग रहे हैं, वो टॉपिक आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।
आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। थैंक यू सो मच।